आज बात करते हैं भारत के फॉरेन पॉलिसी की। और हाँ, ये सारी बातें होंगी फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के आधार पर, कोई हवाई प्रोपेगेंडा नहीं। आपने भी सुना होगा आजकल बातें बहुत चलती हैं कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो फेल हो रही है। कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश भी हमसे खुश नहीं है, टेररिज्म और पुलवामा जैसे मामलों पर कोई हमारा साथ नहीं देता, और तो और अमेरिका जैसे देश हम पर टैरिफ लगा रहे हैं। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत डिप्लोमेटिक गेम हार रहा है? ये नैरेटिव बनाने की बहुत कोशिश होती है, लेकिन जो हेडलाइंस में दिखता है ना, उसके पीछे की कहानी अक्सर कुछ और ही होती है। लेकिन सच तो ये है कि भारत आज दुनिया के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे कामयाब डिप्लोमेटिक खेलों में से एक खेल रहा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जी हाँ, रणनीतिक स्वायत्तता। यही वो शब्द है जिसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, अपने देश के हित में लेंगे, बिना किसी के दबाव में आए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गुट किस तरफ है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन। सबसे पहले चलिए उस धारणा को तोड़ते हैं जो अमेरिकी सैंक्शंस को लेकर बनाई गई है। क्या ये वाकई अमेरिका का एक जोरदार पंच था या फिर भारत के लिए एक शील्ड की तरह काम कर गया? ये एक सही मौका है जब भारत अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस को टेस्ट कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि सैंक्शन सिर्फ भारत के लिए नहीं थे। ये राष्ट्रपति ट्रंप की ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी थी, जो चीन से लेकर यूरोप तक कई देशों पर लगी, जो कि ट्रंप खुद की पॉलिटिकल नीड्स के लिए कर रहे थे। और ये उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन का हिस्सा है। तो ये समझना कि सिर्फ भारत को टारगेट किया गया, ये गलत होगा। ये एक ग्लोबल पैटर्न था जिसका हम भी हिस्सा थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर भारत ने क्या किया? बदले में ट्रेड वॉर शुरू करने की जगह एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट मूव लिया। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के जरिए अपनी ही इकोनॉमी में आप सोचिए लगभग 5.31 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट कर दिए। अब इससे होगा क्या? इससे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी, जो कि अमेरिका के सैंक्शंस के असर को कम करेगा। मतलब बाहर के दबाव को अपनी अंदरूनी ताकत से काउंटर करने का ये क्लासिक एग्जाम्पल है। और सिर्फ सैंक्शंस देखकर जानना मतलब पूरी तस्वीर को मिस कर देना है, क्योंकि ट्रेड की इस खिंचातान के बावजूद सच्चाई ये है कि अमेरिका की इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। चाहे वो आईसेट के अंडर डिफेंस और टेक्नोलॉजी का मामला हो, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हो, जीरो से बढ़कर $20 बिलियन तक का डिफेंस ट्रेड हो, या फिर क्वाड जैसा मजबूत गठबंधन। रिश्ते कभी भी सिर्फ एक चीज़ से नहीं तौले जाते। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई। क्या दुनिया की चुप्पी भारत की हार है या इसके पीछे कुछ ठोस डिप्लोमेसी काम कर रही है? हमले के बाद ये बात सही है कि यूएन का बयान थोड़ा कमजोर था, लेकिन असली डिप्लोमेसी यही तो है कि आप सही बात रखने के लिए सही प्लेटफॉर्म चुने। भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया, और वहाँ चीन और पाकिस्तान के होते हुए भी एससीओ ने हमले की कड़ी निंदा की। ये दिखाता है कि भारत कितना फुर्तीला है अपनी डिप्लोमेसी में। देखिए, असली डिप्लोमेटिक जीते शोर मचाकर नहीं मिलती, वो मिलती हैं चुपचाप लगातार मेहनत करने से। मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये 10 साल लंबा एक डिप्लोमेटिक मैराथन था। इसमें लगातार बातचीत हुई, दबाव बनाया गया और आखिरकार चीन को भी मानना पड़ा। ये होते हैं असली नतीजे। और इसी मजबूत इरादे का एक और सबूत है प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में दिया गया बयान, जब उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। ये बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज था, जो बताता है कि भारत इस मुद्दे पर कितना सीरियस है। अब आते हैं पड़ोस की पॉलिसी पर। क्या सच में पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं या फिर हम असल में एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर रहे हैं? बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्तों की असली कहानी ये नंबर बताते हैं। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड करीब $12 बिलियन का है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रेड $1 बिलियन से भी कम है। आसपास भी नहीं टिकता। हालांकि चीन का बांग्लादेश के साथ ट्रेड भारत से ज़्यादा है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक हार नहीं बल्कि चीन का इकोनॉमिक एडवांसमेंट है। और साथ ही बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, न कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। नेपाल के साथ भी जो ऊपर से टेंशन दिखती है, उसके नीचे गहरी पार्टनरशिप बन रही है। अगले 10 साल में नेपाल से 10 गीगावाट बिजली खरीदने का ऐतिहासिक अग्रीमेंट, नए चेक पोस्ट, रेल लिंक और बड़े बड़े डेवलपमेंट ग्रांट्स, ये सब हमारे रिश्तों को सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी चट्टान की तरह मजबूत बना रहे हैं। और पड़ोस में हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। 60 साल पुराना बॉर्डर विवाद को बांग्लादेश के साथ शांति से सुलझा लेना, ये एक ऐतिहासिक डिप्लोमेटिक जीत थी। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं और समझते हैं कि ये मल्टी अलाइनमेंट का मास्टर स्ट्रोक आखिर है क्या।
इसका सीधा मतलब है अपने लिए सारे ऑप्शंस खुले रखने की पावर होना। इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है रूस से तेल खरीदना। जब यूक्रेन युद्ध के बाद वेस्ट ने रूस पर बैन लगाए तो भारत ने अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखा। हमने भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा। इससे हमारे अरबों डॉलर बचे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और रूस से हमारे रिश्ते सिर्फ तेल तक नहीं है, ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत भी है। आज भी भारत के 36% हथियार रूस से आते हैं, जिसमें S-400 जैसा क्रिटिकल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। हम अपनी डिफेंस की ज़रूरतों को किसी भी बाहरी दबाव के आगे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत की स्ट्रैटेजी इस एक तस्वीर में बिल्कुल साफ हो जाती है। एक ही वक्त में हम क्वाड का भी हिस्सा है और ब्रिक्स और SCO का भी। हम I2U2 में भी हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम किसी एक टीम के प्यादे नहीं हैं। हम हर उस मैदान में खेलेंगे जहां से इंडिया के लिए जीत हासिल हो। यही है मल्टी अलाइनमेंट की असली पावर। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही है, अपने देश के हित के आधार पर अपने फैसले लेने की आज़ादी, बिना किसी एक गुट या गठबंधन के दबाव में आए। ये दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया में अपने दम पर मजबूती से खड़ा होना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान आज के भारत की पूरी डिप्लोमेटिक सोच को सामने रख देता है। हम वेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन हम वेस्ट के दुश्मन भी नहीं हैं। हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं, बल्कि दुनिया में एक स्वतंत्र पोल बनना चाहते हैं। तो आखिर में बस सवाल इतना सा है कि हम क्या बनना चाहते हैं? किसी एक सुपर पावर का जूनियर पार्टनर बनकर बस उनके ऑर्डर फॉलो करने वाले, या फिर खुद एक लीडिंग पावर बनकर वो डील्स करनी है जिनसे सीधे सीधे 140 करोड़ भारतीयों का फ़ायदा हो, भले ही दुनिया भर में कुछ लोग नाराज़ हो जाएं और हेडलाइंस बने। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्रिटिक्स चाहे जो भी कहें, फैक्ट्स और नंबर्स तो यही दिखाते हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है और इसका मकसद सिर्फ एक है, भारत का हित। तो इसे फेलियर कहना, मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी न देखने जैसा है। आप भी अपनी राय साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।